डाई सीरीज की एक्सपायरी का दिन और इस एक्सपायरी के दिन हमने काफी उथल पुथल बाजार में होते हुए देखी, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि ओवरऑल ये सीरीज बेहतर रही है क्योंकि निफ्टी ने 9% के रिटर्न दिए हैं इस सीरीज के दौरान। सेंसेक्स 8.5% चढ़ा है और अगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर सेशंस में तेजी का ही मूड रहा है। आज हालांकि बाजार थोड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ है क्योंकि निफ्टी ऊपरी स्तरों से फिसलकर 100 अंक नीचे रहा है। सेंसेक्स में हमने 300 अंकों की वीकनेस देखी, वही बैंक निफ्टी 430 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। फार्मा आईटी यहाँ पर जोरदार बाइंग थी, आईटी इंडेक्स तो अपने ऑल टाइम हाईस पर भी पहुंचा, लेकिन इसके अलावा ज्यादातर सेक्टर्स दबाव के साथ ही ट्रेड हो रहे थे, जिसमें बैंकिंग, ऑयल एंड गैस और पावर स्टॉक्स में सबसे ज्यादा दबाव आज के सेशन में देखने को मिल रहा था। लेकिन आज की रेंज आपको बताते हैं, निफ्टी ने 215 अंकों के दायरे में आज कारोबार किया है, सेंसेक्स ने 736 अंकों के दायरे में ट्रेड किया है और निफ्टी बैंक ने 673 अंकों के दायरे में आज कारोबार किया है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखेंगे तो गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा रही, बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या कम, क्योंकि निफ्टी के 13 स्टॉक्स थे जो कि बढ़कर बंद हुए हैं, 37 शेयर्स दबाव के साथ क्लोज हुए हैं। वहीं सेंसेक्स के 8 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि बढ़कर बंद हुए हैं, लेकिन 22 शेयर्स दबाव के साथ क्लोज हुए हैं। निफ्टी बैंक में 11 कॉन्स्टिट्यूएंट्स नेगेटिव बार्स के साथ क्लोज हुए हैं, सिर्फ एक स्टॉक रहा निफ्टी बैंक का जो कि बढ़कर बंद हुआ है। निफ्टी एफ&ओ के 43 शेयर्स बढ़कर बंद हुए हैं, 98 शेयर्स गिरावट के साथ। एनएससी के भी 690 शेयर्स थे जो कि बढ़कर बंद हुए हैं, वहीं 1140 शेयर्स गिरावट के साथ क्लोज हुए और बीएससी के 1053 शेयर्स बढ़कर बंद हुए हैं, 1590 शेयर्स के आसपास गिरावट के साथ हुए हैं क्लोज। लेकिन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अगर कहीं से आ रहा था तो वो थे आईटी और फार्मा स्टॉक्स, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। 7 अंकों का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव साइड पर इन्फोसिस की साइड से आता हुआ देखा, डॉक्टर रेड्डीज 6 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 5 अंकों का और सन फार्मा ने भी 5 अंकों का। नेगेटिव साइड पर एचडीएफसी ट्विंस, एचडीएफसी बैंक ने 28 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया, एचडीएफसी बैंक ने 13 अंकों का, आईटीसी ने 9 अंकों का और आईसीआईसीआई बैंक ने 8 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिखा। लेकिन कई स्टॉक्स है जो कि पीओ हाई से पहुंचे हैं और ज्यादातर ये स्टॉक्स मिड कैप्स को बिलोंग करते हैं। लॉरस लैब शानदार तेजी हमने लगातार देखी स्टॉक में, आज नंबर्स आए, स्टॉक स्प्लिट की भी खबर है, उसके बाद अपने हाईस पर बंद हुआ है। एचडीएफसी लाइफ, सिप्ला, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज, माइंडट्री, जुबिलेंट लाइफ, पर्सिस्टेंट, यूनिकम लैब्स, सिंजन, टाटाकॉम, ये तमाम शेयर्स जो कि हाईस पर बंद हुए हैं। टॉप टर्नओवर के हिसाब से आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डीज, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी लाइफ थे जहां पर टॉप टर्नओवर आज के सेशन में देखने को मिला है। लेकिन चलिए, हमारे साथ सभी एक्सपर्ट, पूरी टीम मौजूद है, आज के एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। सिद्धार्थ उनतेकर हमारे साथ है, वीरेंद्र हमारे साथ है एफ&ओ का डेटा समझाने के लिए। सुमित बताएंगे कल आने वाले रिजल्ट्स के बारे में, जैसे कि एसबीआई, टाटा मोटर्स, 2 बड़े नंबर्स कल जारी होंगे तो एक्सपेक्टेशंस क्या है नंबर्स को लेकर, डीलिंग रूम का चेक, और नीरज वाजपेयी हमारे साथ रहेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स का पोल लेकर। लेकिन सबसे पहले वीरेंद्र के पास चलते हैं। वीरेंद्र बताइए, ओवरऑल तो ये सीरीज काफी बेहतर रही, लेकिन अगली सीरीज के लिए क्या सोच है ट्रेडर्स की, किस सोच के साथ उन्होंने एंट्री की है, क्या डेटा को देखते हुए सेंस मिल रहा है? देखिए, अब कल से हम 6 अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना शुरू करेंगे, नई सीरीज का पहला वीकली कॉन्ट्रैक्ट। और जहां तक निफ्टी का सवाल है, आज के इस टर्बुलेंस के बाद, प्रॉफिट बुकिंग के सेशन के बाद विजिबल ये है कि 11,000 के पुट का आउटस्टैंडिंग वही करीब 15 लाख का है, 11,050 का लगभग 1 लाख और 11,100 का लगभग 10 लाख, यानी कुल मिला के 26 लाख पुट्स खड़ी हैं। तो इंडिकेट करता है कि 11,050 एक स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। ऊपर की तरफ याद रखिए, आज बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई 11,200 की स्ट्राइक पे और स्पेशली 11,300 की स्ट्राइक पे। तो ये पूरा का पूरा क्लस्टर 11,280 और 11,300 इस नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट का रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, टेक्निकली थोड़ा सा वीक है ये स्ट्रक्चर। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग अगर किसी स्ट्राइक पे इस नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में खड़ी हुई है तो वो है 22,500 और 22,400 के जोन में और इवन 22,600। इस जोन में लगभग 5.5 से 6 लाख का कॉल्स खड़ी हुई हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि 22,300 से 22,500 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई पॉइंट होगा। नीचे पुट राइटर्स में मेरे को कन्वेक्शन काफी कम दिखाई दिया, पुट राइटर्स बहुत स्ट्रांगली विजिबल नहीं थे। 21,500 में करीब करीब 1,98,000, हार्डली 1,98,000 पुट्स खड़ी हैं। तो 21,500 एक पॉइंट है, एक बेस है, लेकिन एक वीक बेस है, याद रखिएगा बैंक निफ्टी के लिए। सिद्धांत, आपका व्यू क्या रहेगा? नई सीरीज में एंट्री ले रहे हैं, क्या सजेशन रहेगा पहले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? गुड इवनिंग दीपाली। यहाँ पर अगर हम निफ्टी का डेटा देखें तो अभी भी यहाँ पर इंट्राडे चार्ट पे एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन के अंदर ऑस्किलेशन हो रही है। तो जिस तरीके से यहाँ पर लेवल्स प्लेस्ड है, 11,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा पूरे हफ्ते के लिए। अगर ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक हो जाता है तो ही मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ी बिकवाली हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस ज़रूर है, बट रोटेशन काफ़ी अच्छी तरह हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम कल का भी डेटा देखें तो मुझे लग रहा है 11,050 के आसपास कहीं पर एक स्विंग बन
सकता है, जहाँ पर मुझे लग रहा है खरीदारी करने के मौका मिलेगा एज पर द पैटर्न। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है ऊपर 11,300 के आसपास कहीं जाकर अपसाइड कैप है, तो मुझे लग रहा है कल के लिए रेंज होगी अराउंड 11,050 से लेके 11,250 तक की। ये पर्टिकुलर रेंज मुझे लग रहा है होल्ड होनी चाहिए अगले 2 दिनों के लिए, बट 11,000 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अगले कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो 11,000 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले सेशंस के लिए। लेकिन चलिए स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। तो सजदानंद, पहले तो डॉक्टर रेड्डी सर अपनी राय दीजिए। कल इसी शो में हमने चर्चा की थी और आपका व्यू पॉजिटिव था। आपने कहा भी था कि 4400 4450 के लेवल्स अचीव होंगे तो स्ट्रेंथ और एक्सटेंड हो सकती है, और सिमिलर एक्शन हमने देखा भी है। अब आगे के लिए आउटलुक क्या है? क्लियरली जिस तरीके से इसने ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश किया था और जिस तरीके से आज वापस फॉलो अप मूवमेंट आई है, मुझे लग रहा है यहाँ पर अपने लॉन्ग्स होल्ड करने चाहिए। जिस तरीके से डेटा यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है ओवरऑल अगले एक्सपायरी तक मुझे लग रहा है कि अराउंड 4800 के लेवल्स के आसपास ये स्टॉक स्विंग होना चाहिए, क्योंकि सेक्टर भी काफ़ी ट्रेंडिंग है और अच्छे स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर अपमूव सस्टेन हो रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 4380 के आसपास एंड फ्रेश ऐड करनी चाहिए पोजीशंस ऑन द लॉन्ग साइड 4800 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर खरीदारी की पोजीशंस अभी भी होल्ड कर सकते हैं। 5% की शानदार तेजी के साथ स्टॉक हुआ है बंद। कल लंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए थे और उसके बाद एक अच्छा एक्शन बाजार के दौरान आए थे, लेकिन एक रिएक्शन ऑलरेडी हम देख चुके थे। लेकिन इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब से कुछ देर बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आएंगे। स्टॉक कांस्टेंट परफॉर्मर रहा भी है। स्ट्रैटेजी लेंगे, लेकिन पहले नीरज हमारे साथ मौजूद है। नीरज जी बताइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स को लेकर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? देखिए, हमारा अनुमान ये कह रहा है कि जो रिलायंस जियो है वो मार्केट को सरप्राइज करेगा और जो इसमें मुनाफा है वो करीब 2300 से 2500 करोड़ के बीच में आना चाहिए। जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो अब काफ़ी बढ़त के साथ रहेगा, क्योंकि पिछले 3 महीनों के दौरान बहुत ज़्यादा डेटा कंजम्पशन के आंकड़े भी सामने आते हुए दिखेंगे आपको। रेवेन्यूज़ में भी 15,000 करोड़ के हमारे अनुमान है इस तिमाही में आने चाहिए, जो पिछली तिमाही से काफ़ी ज़्यादा होंगे। और सब्सक्राइबर बेस भी 39 करोड़ के आसपास का आंकड़ा आपको आता हुआ दिखेगा। जो रिफाइनरी और ऑयल बिजनेस है उसमें आप देखेंगे तो उसमें हमारा अनुमान है कि मुनाफा करीब 8400 करोड़ के आसपास आना चाहिए और रेवेन्यू 1,06,000 से 1,20,000 करोड़ के आसपास रह सकता है। यहाँ पे जीआरएम की जब बात करें, जो कि मार्केट बहुत ट्रैक करता है, तो $7 के आसपास का जीआरएम आने की हमको संभावना लग रही है, क्योंकि रिफाइनिंग कैपेसिटी इनकी और इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत उन्नत है, तो हैवी कूल प्रोसेस कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें लगता है कि जीआरएम भी काफ़ी बेहतर रहेंगे। इंडस्ट्री में सबसे अच्छे जीआरएम ये देख सकते हैं। रिटेल का कारोबार जो है उसमें लॉकडाउन का थोड़ा असर दिख सकता है, लेकिन फिर भी हमारा अनुमान है कि करीब 38 से 39,000 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में आना चाहिए। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो लॉकडाउन के बावजूद, बहुत टफ सिचुएशन के बावजूद अच्छे नंबर कंपनी पेश करेगी। तो नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, स्टॉक ने अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई है। सजानंद, नंबर्स थोड़ी देर बाद आएंगे, एक्चुअल रिएक्शन कल दिखेगा स्टॉक पर, और रिलायंस इंडस्ट्रीज क्योंकि बाजार का दिग्गज है तो मार्केट का मूड भी उस हिसाब से तय हो सकता है। तो लेवल्स बताइए कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे कल के लिए? देखिए दीपाली, यहाँ पर क्लियरली एक हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर मेंटेन रखा है स्टॉक ने, बट पिछले कुछ दिनों में एक बेरिश बेल्ट होल्ड फॉर्मेशन एस्टैब्लिश हुआ है एंड 2200 के आसपास जिस तरीके से कॉल राइटर्स अभी भी कॉन्फिडेंट है, मुझे लग रहा है वहाँ पर थोड़ी सी सस्टेनेंस की क्वेश्चनेबिलिटी आएगी। एंड जिस तरीके से अभी भी पोजिशंस है, मुझे लग रहा है 2000 एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो 2000-2050 के आसपास मुझे लग रहा है एक स्विंग बनना चाहिए, एक करेक्टिव मोड होगी एंड मुझे लग रहा है उस पर्टिकुलर करेक्शन में खरीदारी करनी चाहिए, नहीं कि आज। मुझे लग रहा है ऊपर के लेवल्स पे थोड़ा सा मुनाफा बांध देना चाहिए एंड नीचे मुझे लग रहा है वेट करना चाहिए एक अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटी की। अच्छा, इसके अलावा सजदानंद, आपने भी कुछ ट्रेड्स निकाले होंगे कल के लिए, बताइए क्या सजेशन है? दीपाली, यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉम्बिनेशन ही रखना है। शॉर्ट साइड पे मुझे लग रहा है मुथूट फाइनेंस, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, मुझे लग रहा है यहाँ पर काफ़ी अच्छी वीकनेस है। जिस तरीके से यहाँ पर डेटा शेपअप हुआ है अराउंड 1300 के आसपास ये शॉर्ट पोजीशंस आपको बनानी चाहिए। 1322 का ट्रेडिंग के लिहाज से एक स्टॉप लॉस लगाना है एंड मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अपनी शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे इसने क्लोजिंग की है 1240 तक, ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए 1 से 2 दिन में। एंड ऑन द बाइंग साइड सन फार्मा मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी तरह स्ट्रेंथ
डिस्प्ले कर रहा है। ओवरऑल अप्रैल के एक्सपायरी से इसने 500 के ऊपर की क्लोजिंग दी नहीं थी और आज के सत्र में इसने एक काफ़ी कॉन्फिडेंट क्लोज दिया है 500 लेवल के ऊपर। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक फॉलो थ्रू मूवमेंट कल के सेशन में भी आ सकती है। 525 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग्स बनाने चाहिए सन फार्मा में 502 के स्टॉप लॉस के साथ। तो सन फार्मा में खरीदारी की सलाह है 525 के टारगेट्स के साथ। 502 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। फार्मा में तो हमने अच्छा मोमेंटम देखा भी था। फार्मा का इनफैक्ट आपने जिक्र किया है तो एक कैश मार्केट का स्टॉक है फार्मा स्पेस से ही लॉरस लैब और दूसरा टोरेंट फार्मा, जिसका हमने कल भी जिक्र किया था, आपसे राय भी ली थी। और आप देखिए टोरेंट फार्मा दिन के हाई पॉइंट पर बंद हुआ है और लॉरस लैब के तो नंबर्स काफी बेहतर आए और स्टॉक स्प्लिट की भी खबर है, जिसके बाद स्टॉक 4.5% ऊपर बंद हुआ है। तो दोनों स्टॉक्स पर आउटलुक दीजिए कल के लिए। लॉरस लैब में यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे एक टारगेट डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होगा, बट जिस तरीके से एक बहुत बड़ी बुलिश वेव यहाँ पर एग्जिस्टिंग है, मुझे लग रहा है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए अराउंड 760 के आसपास का। स्टॉक काफ़ी हाईली ओवरबॉट है, तो मुझे लग रहा है अगर थोड़ी सी बिकवाली आ जाती है तो वो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ट्रेडर्स के लिए। तो यहाँ पर मैं इमीडिएट बेसिस पे कोई टारगेट डिराइव नहीं कर पाऊंगा, बट 760 एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर होगा। एंड अगर हम टोरेंट फार्मा की बात करें तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से हमने विश्लेषण किया था कि एक रेंज है अराउंड 2600 से लेके 2300 के आसपास की, एंड जिस तरीके से ये रिबाउंड हुआ है 2300 के आसपास, मुझे लग रहा है 2650 तक ये पर्टिकुलर स्विंग एक्सटेंड होना चाहिए अगले कुछ दिनों में। तो यहाँ पर बुलिश बायस मेंटेन ही होगा। स्टॉप लॉस फ्रेश पोजिशन लगाना चाहिए अराउंड 2380 के आसपास एंड लॉन्ग्स मेंटेन करने चाहिए 2600 2650 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये सजेशन आपको मिला है टोरेंट फार्मा लॉरस लैब्स पर। लेकिन सुमित के पास चलते हैं क्योंकि कल दो बड़े नंबर्स आएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही टाटा मोटर्स। दोनों नंबर्स को लेकर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, बताइए सुमित। देखिए, दो नंबर्स आने वाले। वैसे तो कल बहुत लंबी सूची है, लेकिन जो दिग्गज कंपनियों के नंबर्स है उसमें एसबीआई और टाटा मोटर्स। एसबीआई केस में जो अनुमान है करीब 3% के आसपास की एनआईआई ग्रोथ रहेगी। एडवांस में थोड़ा धीमा नंबर होगा, जिसकी वजह से जो एनआईआई ग्रोथ है वो उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट आंकड़ा होगा इनका प्रॉफिटेबिलिटी का। 12% की डिक्लाइन की बात हो रही है और ये एनालिस्ट फ्रेटर्निटी में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन था। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि प्रोविजनिंग काफ़ी हाई रहेगी, इसलिए मुनाफा जो है करीब 900 करोड़ रुपये के आसपास भी आ सकता है। कुछ एनालिस्ट का मानना है प्रोविजनिंग लोअर साइड पे होगी, इसलिए मुनाफा 2600 करोड़ रुपए की रेंज में भी होगा। लेकिन ऑन एन एवरेज 2-2.5 करोड़ रुपए के आसपास के एक मुनाफे की बातचीत हो रही है। एसेट क्वालिटी मोर लेस स्टेबल है, 6.2% के आसपास ग्रॉस एनपीए और करीब 2% के आसपास नेट एनपीए आने का अनुमान लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो बाकी आंकड़े हैं उसके लिहाज से एनआईएम्स भी मोर लेस स्टेबल रहेंगे। लेकिन दो इंटरेस्टिंग नंबर है जिनके ऊपर आप नजर रखें। एक, प्रोविजनिंग को लेकर कंपनी किस तरह का आंकड़ा देती है। दूसरा, अदर इनकम को लेकर आंकड़ा किस तरह का रहता है, क्योंकि वही नंबर्स को यहाँ पर डिसाइड करने वाले हैं। इसके अलावा जो दूसरा नंबर आना है वो है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स के केस में एक वॉश आउट जैसी सिचुएशन बन रही है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी और क्वार्टर के कंपैरिजन में भी करीब 9,894 करोड़ पिछले क्वार्टर में घाटा था, जो कि इस बार 9,600 करोड़ के आसपास की बातचीत कर रहे हैं। 51% के आसपास इनकी कंसोलिडेटेड आय सीक्वेंशियली टूटेगी और 50% के आसपास वाई बेसिस पे भी यहाँ पर डिक्लाइन का अनुमान है। ऑपरेटिंग मुनाफे से 3,000 करोड़ के ऑपरेटिंग मुनाफे के सामने करीब 2,800 करोड़ के ऑपरेटिंग घाटे में आने का अनुमान है। और घाटा जो पिछले साल 3,600 करोड़ था वो करीब 9,600 करोड़ आने का अनुमान है। जेएलआर की वॉल्यूम 31% टूटने का अनुमान है। डोमेस्टिक वॉल्यूम भी करीब 50% के आसपास वाइप आउट होंगे। तो इन दोनों का इंपैक्ट जो है कंपनी के नंबर्स के ऊपर रेवेन्यूज फ्रंट पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि करीब इनके एमसीवी जो सेगमेंट है या फिर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है 82% के आसपास वहां वॉल्यूम टूट सकते हैं। तो ओवरऑल एक प्रेशर रहेगा रेवेन्यूज पे भी, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगी जिसकी वजह से इनके घाटा बढ़कर आएगा इस तिमाही दर तिमाही, साल दर साल, और ऑपरेटिंग मुनाफे से ऑपरेटिंग घाटे में टाटा मोटर्स आ जाएगी। ठीक है, तो टाटा मोटर्स एसबीआई दोनों के नंबर्स इंपॉर्टेंट है। एसबीआई पर राय दीजिए अपनी सचिदानंद। ब्रेक के बाद टाटा मोटर्स पर आपका व्यू लेंगे, लेकिन अभी एसबीआई पर कल के लिए लेवल्स। दीपाली, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस और हावी हो सकती है। जिस तरीके से डेटा शेप का हुआ है 180 का निर्णायक लेवल होगा कल के सत्र के लिए। अगर ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक हो जाता है तो मुझे लग रहा है जो फिलहाल जो अंडर परफॉर्मेंस है वो काफ़ी एक्सटेंड होगी एंड मुझे लग रहा है 172 173 तक ये स्विंग एक्सटेंड होना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी वीकनेस है स्टॉक में, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे 180 एक क्रिटिकल लेवल होगा।
एंड अगर वो ब्रेक हो जाता है तो काफ़ी बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो जाएगा काउंटर। ऑन द कॉन्ट्ररी 200 के आसपास हमने कंसिस्टेंटली देखा है कि वहाँ पर काफ़ी सप्लाई प्रेशर है, तो इमीडिएट बेसिस पर मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बेरिश ट्रेंड एग्जिस्टिंग जो चल रही है वो एक्सटेंड होने की ही गुंजाइश है। जी ठीक है, चलिए तो ये रहा आपको लेवल्स आपका इस वेब पे मिले। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो यतन से डीलिंग रूम का चेक लेंगे, साथ ही टाटा मोटर्स पर भी राय लेंगे सचिदानंद की, एक ब्रेक के बाद। सिद्धानंद उत्तेकर हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धानंद, पहले तो टाटा मोटर्स पर अपनी राय दीजिए, नंबर्स आएंगे कल, नंबर्स तो जैसे कि बाकी ऑटो कंपनीज का अनुमान रहा है, जैसे नंबर्स आए हैं उसी तर्ज पर टाटा मोटर्स के भी नंबर्स आएंगे, यानी वीकर साइड पर, तो लेवल्स बताइए कल के लिए। दीपाली, जैसे हमने कल भी जिक्र की थी कि ओवरऑल ऑटो में कहीं जाकर डिस्ट्रीब्यूशन के ही साइंस आ रहे हैं। जिस तरीके से टाटा मोटर्स एक अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले 2 महीनों से, यहाँ पर वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है अराउंड 105 110 इस पर्टिकुलर जोन में। तो जिस तरीके से इसका वीकली RSI भी अभी प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है एक ब्रेकडाउन की तैयारी हो रही है काउंटर में। तो जब तक 110 111 के ऊपर इसकी क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती, मुझे लग रहा है यहाँ पर वीकनेस ही रहेगी। एंड इनफैक्ट अगर हम लेवल्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट 90-85 के जोन में ही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड ही करनी चाहिए। 110 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर शॉर्ट्स ही रिकमेंड करूंगा मैं। एंड आई थिंक रिव्यू जोन क्लियरली अराउंड 85-90 के आसपास का ही होगा। ठीक है, चलिए यतिन के पास चलते हैं और उनसे पूछ लेते हैं डीलिंग रूम के 3 स्टॉक्स कौन से रहेंगे जहां पर फोकस है डीलर्स का, बताइए यतिन। देखिए, डीलिंग रूम रेडार पे आज 3 स्टॉक्स जो चर्चा में हैं, उनमें से सबसे पहले RBL बैंक, जहां डीलिंग रूम्स जो है बेचने की सलाह दे रहे हैं। अगर आप वायदे बाजार में देखें तो काफी प्रेशर बना था आज बैंकिंग शेयर्स पे, खास करके RBL में जो नतीजों के बाद कंटिन्यूसली गिर रहा है। और अगर आप यहाँ की बात करें RBL के स्टॉक की, तो डीलिंग रूम्स को लगता है कि पोजिशनल बेसिस पे यहाँ 3 से 4% की ट्रेडिंग डाउनसाइड हमको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सन फार्मा अपने डेज हाई पे क्लोज हुआ और काफी जबरदस्त यहाँ डोमेस्टिक फंड एक्शन है, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। इनफैक्ट डीलिंग रूम्स यहाँ 525 से लेकर 530 रुपए के लक्ष्य रख रहे हैं। और सन फार्मा एक ऐसा स्टॉक है जो काफी अंडर परफॉर्म किया है फार्मा पैक को, और अभी एक वैल्यूएशन कैचअप सा हो रहा है। तो सन फार्मा पे खरीदारी की राय है डीलिंग रूम्स की। और आखिर में शांति गियर्स पे बात करेंगे, जो आज का मिड कैप पिक है डीलिंग रूम्स का। अगर आप मारुति कॉन्फ्रेंस कॉल की कमेंट्री सुने हुए हैं, तो मारुति ने ये कहा है कि काफी सारे शहरों में और काफी सारे स्टेट्स में 90% तक की डिमांड वापसी हो गई है। इसका मतलब ये है कि जो कोविड के पहले की डिमांड थी वो लगभग 90% के आसपास वापस आती हुई दिखाई दे रही है। और इसी वजह से शांति गियर्स एक ऐसा ऑटो एंसेलरी स्टॉक है जहां अगर ऑटो सेल्स वॉल्यूम में रिकवरी होती है तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ देखने को मिल सकता है। डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 10 से 15% की ट्रेडिंग अपसाइड हमको देखने को मिल सकती है। और जिस हिसाब से ऑटो कंपनीज की कमेंट्री आ रही है डिमांड रिकवरी को लेके, इसका सीधा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऑटो एंसेलरीज को भी इसका फायदा हमको आने वाले दिनों में देखने मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। सिद्धानंद, आप RBL बैंक पर राय दीजिए जहां पर डीलर्स वीकनेस की सलाह दे रहे हैं, आपके हिसाब से चार्ट्स के इंडिकेट कर रहे हैं और क्या सजेशन होगा? देखिए, RBL मुझे लगता है क्लियरली यहाँ पर वीकनेस है। एंड पिछले 2 दिनों से हम लगातार यही कह रहे हैं कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ही प्रेफर करनी चाहिए। सो जिस तरीके से अभी यहाँ पर डेटा भी कंटिन्यूसली प्रेजेंट हो रहा है, मुझे लग रहा है अराउंड जो रेंज है वो कहीं जाकर 145-150 के आसपास तक की नज़र आ रही है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लग रहा है 180-185 के आसपास काफ़ी बड़ा हर्डल बन चुका है। तो यहाँ पर क्लियरली शॉर्ट पोजीशन ही मेंटेन करनी चाहिए। एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है, एक डिक्लाइनिंग चैनल में स्टॉक अभी ऑलरेडी लॉक्ड इन है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं 180 के स्टॉप लॉस के साथ, बट 145 होगा पोजिशनल टारगेट एज पर द पैटर्न। ठीक है, तो ये है RBL बैंक पर व्यू। लेकिन IT स्टॉक्स पर राय लेते हैं एक सिद्धानंद, जहां पर हमने कांस्टेंट मूव देखा है पिछले 1 महीने में। अगर आप देखेंगे तो 40% तक के रिटर्न भी IT स्टॉक्स से आते हुए दिखे हैं। विप्रो पर एक राय दीजिए, जो कि IT में सबसे ज्यादा बड़ा स्टॉक 2.5% की मजबूती के साथ क्लोज हुआ है। क्या सजेशन है विप्रो पर, और कोई और स्टॉक आपको IT में ऐसा लग रहा है कि जहां पर कल के सेशन में पोजिशनल या फिर 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से खरीदारी की जा सकती हो?
देखिए यहाँ पर क्लियरली मुझे लग रहा है फोकस TCS पे ही रखना चाहिए। इनफैक्ट काफ़ी अच्छी तरह पोजीशन हो रहा है काउंटर। अगर हम मंथली डेटा देखें तो काफ़ी समय से इसने 2300 के ऊपर की क्लोजिंग दी नहीं है, पर जिस तरीके से यहाँ पर पिछले 2 दिनों की एक्शन है, मुझे लग रहा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो यहाँ पर प्रेफर्ड पिक तो TCS ही होगा। स्टॉप लॉस आपको वैसे ही लगाना है अराउंड 2220 के आसपास का, 2280 के आसपास की इसकी क्लोजिंग है। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है अगले 1 से 2 दिनों में अराउंड 2445 तक के स्विंग बन सकते हैं। तो विद इन द IT पैक मुझे लग रहा है TCS में ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। विप्रो काफ़ी अच्छी तरह ट्रेंड हो रहा है, बट कहीं जाकर अपने एवरेजेस से थोड़ा सा दूर चला गया है काउंटर। तो मुझे लग रहा है रिवर्टर इस पर्सपेक्टिव से फ्रेश ट्रेड्स के लिए TCS यहाँ पर अच्छी तरह प्लेस्ड है। तो यहाँ पर TCS पे खरीदारी की सलाह होगी 2440 2450 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये सजेशन आपको मिला है TCS पर और IT स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज पर। अच्छा, इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के स्टॉक स्पेशली BPCL हम देख रहे थे काफी समय से लगातार मोमेंटम में था, डाइवेस्टमेंट की खबरें भी आई थी और आज आप देखिए 7-8% टूट कर ये बंद हुआ है, 417 पर आ चुका है, 460 470 तक ये पहुंचा भी था। तो यहाँ पर क्या व्यू है? आज कुछ डेटा चेंज हुआ है, ये महज एक प्रॉफिट बुकिंग थी या फिर फर्दर एक्सटेंड भी हो सकती है? दीपाली, यहाँ पर हमारा एक काफ़ी क्लियर बुलिश बायस था। इनफैक्ट जिस तरीके से मैं ये पैटर्न रीड कर रहा था, मुझे लग रहा था कि अराउंड 500 तक ये पर्टिकुलर स्विंग होना चाहिए। एंड जिस तरीके से आज ये गैप डाउन होके बिकवाली हुई या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे एक अपमूव की गुंजाइश नहीं करनी चाहिए। नीचे मुझे लग रहा है उसका जो स्विंग है अराउंड 385 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर स्विंग वापस एक बार रिविजिट होना चाहिए। तो क्लियरली यहाँ से एग्जिट की ही सलाह होगी। अगर किसी के लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर फंसे हुए हैं तो एग्जिट करने चाहिए। एंड यहाँ पर एक क्लियरली पैटर्न फेलियर हुआ है, तो इमीडिएटली होप पे रहना नहीं चाहिए। एंड नीचे मुझे लग रहा है अराउंड 380 385 के आसपास एक बार रिव्यू करनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको मिली है BPCL पर जो 8% गिरकर आज के सेशन में क्लोज हुआ है। लेकिन एक बार वापस फार्मा की ओर लौटते हुए आपका व्यू चाहिए ग्लेनमार्क फार्मा पर, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर हमने एक पॉजिटिव खबर आते हुए देखी। फेविपिराविर से जुड़ी हुई स्टॉक 30-40% चला, उसके बाद लगातार टूटा है और बहुत सारे ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स हार्ड लेवल्स पर स्टॉक में फंस गए थे। लेकिन आज काफी दिनों बाद इसमें इतना अच्छा मूव आया है जहां पर एक 4-5% की स्ट्रेंथ के साथ क्लोज हुआ है। तो क्या जो वीकनेस थी, जो हैंगओवर था, उसका रिवर्सल हो चुका है? यहाँ से फर्दर डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी कम दिख रही है क्या? सजदानंद, क्या व्यू रहेगा इन लेवल्स पर? देखिए, इमीडिएटली मुझे लग रहा है यहाँ पर जो अंडर परफॉर्मेंस है उसके वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कहना कि यहाँ से इमीडिएट रिबाउंड कैसा होगा। क्लियरली 450 के आसपास काफ़ी सप्लाई मिल रहा है काउंटर को, तो 450 एक निर्णायक लेवल ज़रूर होगा फर्दर अप मूव के लिए। बट नीचे मुझे लग रहा है कि अराउंड 425 420 अगर ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो मुझे लग रहा है ये एक अंडर परफॉर्मर रहेगा विद इन दी पैक। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर क्लियरली एक लेवल बेस्ड ट्रेड ही रखना चाहिए। 450 अगर ब्रेक हो जाता है तो मुझे लग रहा है बीच में कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है स्टॉक में। अराउंड 500 510 तक वापस एक बार स्विंग होना चाहिए काउंटर अगले एक्सपायरी में। बट 450 ऑन क्लोजिंग बेसिस निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वहाँ पर सस्टेन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्लेनमार्क के लिए। ठीक है, चलिए, तो ग्लेनमार्क पर आपको बताया गया है व्यू और साथ ही बाकी स्टॉक्स में भी स्ट्रैटेजी कल के लिए मिली है। शुक्रिया यतन, सुमित, नीरज और साथ ही वीरेंद्र आपका इस शो में आने के लिए और अपनी रिसर्च देने के लिए। सजदानंद, आपका भी शुक्रिया शो का हिस्सा बनने के लिए, सभी स्ट्रैटेजीज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। तो इसी के साथ मार्केट टुडे में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से आप जुड़े रहिए। नमस्कार।